हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि ये पॉलिटी की क्लास बिल्कुल कंटिन्यू चलाई जाएगी और तब तक चलाई जाएगी जब तक कि आपका कंप्लीट कोर्स आपको मैं ना करवा दूं। ठीक है, तो आप धीरे धीरे वीडियो को देखते जाइए, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, ताकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो आपको ये पता चले कि आखिर में मैंने आपको क्या पढ़ाया और आपने क्या सीखा। ठीक है, आप अगर कभी पढ़े हों या आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को एक बार ज़रूर मूल्यांकन करें, इवोलेट करें, ताकि आप कहाँ तक आपने पढ़ाई किया है। क्या आपको लगता है कि आपके कहीं ना कहीं कमियां हो, खामियां हो या कोई चीज़ मिस्टेक हो रखा हो, तो आप इस वीडियो को देखकर निश्चित रूप से आप उसे पूरी तरह से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको पता है कि जो ये भारत का संविधान है, भारत का संविधान, ठीक है, तो ये जो आपका भारत का संविधान है, इसके बारे में जब आप पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो इसका सबसे हम लोग बेसिक बातें करते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि आर्टिकल 1 से 4 तक क्या है। आज हम लोग ये देखेंगे कि संविधान में कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे फैक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत ही जटिल होता है और किताबों के बीच से निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हम लोग आज ये पढ़ें कि जो भारत का संविधान बना है, इसमें जो भाग हैं, इसके भाग, है ना, अगर मैं भाग की बात करूं तो 22 भाग हैं, और अगर अनुच्छेद की बात करूं, आर्टिकल जिसे हम लोग कहते हैं 395 395 है, और अगर मैं अनुसूचियां, शेड्यूल की बात करूं, शेड्यूल बोलते हैं इसे, अनुसूचियां, ठीक है, या इसे आप कह सकते हैं शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और भारतीय संविधान के कितनी अनुसूचियां हैं, ये पेपर में जब आ जाता है तो थोड़ा सा कई लोग क्या करते हैं ना, मतलब रट्टे लगाते हैं। तो अनुसूचियों की संख्या जो है वो कितनी है, 12 है, और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इससे आ जाता है कि पूछा जाता है कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या मेंशन किया गया है, सेकंड शेड्यूल में क्या मेंशन किया गया है, थर्ड शेड्यूल में क्या मेंशन किया गया। कई बार ये आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज का जो विषय वस्तु है वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियां और 12 अनुसूचियां। ये होता क्या है पहले ये जान जाते हैं ना, शेड्यूल किसे कहते हैं। इसका मतलब सीधा ये है, जब आप माचिस खरीद कर लाते हैं तो उसमें बहुत सारे तिल्लियां होती है ना, ठीक वैसे ही जब आप अनुसूची को पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक अनुसूची में बहुत सारे कानून, बहुत सारे विधि उसमें लिखे हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे माचिस का डिब्बा में तिल्ली जो होता है, जो स्टिक होते हैं, ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये हमारा माचिस का डिब्बा हो गया है। ये माचिस का डिब्बा ना समझे, इसे आप अनुसूची 1 समझे। इसमें बहुत सारे कानून लिखे हुए रहेंगे, बहुत सारे आर्टिकल रहेंगे। तो किसी एक अनुसूची में 10 अनुसूचियां हो सकता है, 12 अनुच्छेद हो सकते हैं, 25 अनुच्छेद हो सकते हैं किसी एक शेड्यूल में। इसका मतलब ये हुआ जो 395 395 जो अनुच्छेद हैं वो 12 अनुसूचियों में समाहित है, ठीक है, इसी में इसको एडजस्ट कर दिया गया है। तो आप 12 अनुसूचियों को समझ लेंगे तो ये आपके 395 अनुच्छेद भी समझ में आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो सवाल ये है कि ये 12 अनुसूचियां में क्या लिखा हुआ है ना। तो आज आपको मैं पढ़ाता हूं अनुसूचियां, और कहाँ की अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं। इसको याद करने के लिए क्या करें, चलिए मैं आपको ये कोड देता हूं जो आपको याद होना चाहिए, मेरे साथ समझिएगा। अगर आपको भारतीय संविधान की अनुसूचियां याद करना है तो यहां मैं लिख दिया SS, ठीक है, और फिर मैंने क्या लिखा, और मैंने क्या लिखा, SC, और मैंने क्या लिखा, से, जन सभा, यहां पर ऐसे कर देते हैं SS और SC, जन सभा से, ठीक है, जन सभा से बदला पंच नगर। ये आप इसे ना मोनोमिक्स कहते हैं, ठीक है, मतलब मोनोमिक्स का मतलब ये हुआ कि हम इसके नाम को बिगाड़ कर अगर याद रखें, मतलब इसको टेढ़ा मेढ़ा समझा दे तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। अब थोड़ा समझिए, तो इस पूरे सेंटेंस को आप पढ़िए एक बार, क्या लिखा हूं मैं, है ना, देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। मैंने यहां पर लिखा SS और SC जन सभा से बदला पंच नगर, ठीक है, SS और SC जन सभा से बदला पंचनगर। अगर ये वाक्य आपको याद होगा तो पूरे संविधान को, जिसको 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बनाने में लगे थे,
और 12 अनुसूचियों के लिए लोग बहुत मतलब वोटिंग समझकर बूझकर इसको बनाए थे। आप उसे 10 मिनट में याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सवाल ये है कि एस और एससी जनसभा से बदला पंच में क्या इंफॉर्मेशन देता है। देखिए ध्यान रखिए, एस के ऊपर मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, इस एस के ऊपर 2 लिख दिया, इस ओ के ऊपर 3 लिखा, इस आर के ऊपर मैंने 4 लिखा, पूरा एससी के ऊपर ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं पूरे एससी का। इस एससी के ऊपर मैंने क्या लिखा है, इस एससी के ऊपर मैंने लिख दिया 5 लिख दिया, जन के ऊपर मैंने 6 लिखा, और ध्यान रखिएगा स के ऊपर मैंने 7 लिखा, और ये भा के ऊपर मैंने 8 लिखा, से के ऊपर 9 लिखा, बदला के ऊपर 10 लिखा, और पंच के ऊपर 11 लिखा, और नगर के ऊपर 12 लिखा, ठीक है। तो सवाल यह है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां कैसे याद किया जाए, राइट। कई बार ये आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। तो यहां मैंने लिखा कि एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर, ओके। अब इसको याद कैसे करें, चलिए मैं एक एक करके इसको बताता हूं। हमारा सेंटेंस ये था, मेरा सेंटेंस ये था, पहला मैंने क्या लिखा था, एसएस। तो यहां पर एक पहली अनुसूची और ये हमारा क्या है, दूसरी अनुसूची। तो यहां मैंने यहां पर पहला लिखा, तो इसका मतलब पहली अनुसूची हो गया। और क्या है अल्फाबेट का, एस। एस का यहां पर क्या मतलब है बच्चा, एस का मतलब है यहां पर स्टेट। क्या है मतलब, स्टेट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची है वो हमें स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। और इसमें जो चर्चा है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। इसका क्या मतलब है कि जो स्टेट हैं और जो यूटी स्टेट हैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया। मतलब ये हुआ कि यदि भारत में कोई नया राज्य बन जाए, ध्यान रखिएगा, यदि भारत में कोई नया राज्य बने तो उसका नाम, पता, ठिकाना किस अनुसूची में हमें मिलेगा, हमें पहली अनुसूची में मिलेगा। यदि हमें किसी राज्य का निर्माण करना हो या फिर ये कह सकते हैं कि किसी राज्य का नया बनाकर जोड़ना हो तो हम इसी अनुसूची में छेड़छाड़ करेंगे, अनुसंशोधन करेंगे। तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची आपको क्या बताया, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची हमें स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। पहला एस था, पहला का मतलब पहली अनुसूची, और एस फॉर क्या, स्टेट। तो आपको याद हो गया होगा, एस, पहला एस का कहानी खत्म। दूसरे एस की बात करते हैं। सेकंड वाला एस क्या आपको इंफॉर्मेशन देता है, दूसरा वाला एस। यहां पर 2 का मतलब है दूसरी अनुसूची, और इस एस का मतलब है, एस का मतलब सैलरी, ठीक है। इस एस का मतलब क्या है, सैलरी, है ना। आप भी सैलरी के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे, और सैलरी को बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं, वेतन। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें जो आप नौकरी लेकर कमाएंगे वो, मैं जो कमाऊंगा वो, या कोई भी कमा रहे हैं जो प्राइवेट से, उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं है। यहाँ पर वेतन की जो चर्चा की गई है वो किसके वेतन की चर्चा की गई है, ऐसा व्यक्ति जिसको वेतन हमारे देश का संचित निधि से दिया जाता है। हमारे देश के संविधान में एक संचित निधि की व्याख्या किया गया, कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं उसे, और वहां से जिस व्यक्ति को पैसा वेतन दिया जाता है उसकी व्याख्या भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में की गई है, वेतन। लेकिन आपके दिमाग में यह आएगा कि सर किसका वेतन, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में हमारे देश के राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख है। समझ रहे हैं बात को, उपराष्ट्रपति का, ठीक है। इसके अलावे हमारे देश के लोकसभा, याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष, जिसे बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। वर्तमान में ओम बिरला जी इस पद पे हैं, ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष, इसके अलावे राज्यपाल, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल, इसके अलावे सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन। अब आप थोड़ा समझिए, मैंने आपसे क्या बताया कि भारतीय संविधान की जो अनुसूची 2 है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो शेड्यूल 2 है उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है, तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक जो पद है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जस्टिस जो होंगे उनका वेतन कितना मिलेगा, क्या पेंशन मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, उन सब का व्याख्या कहाँ किया गया है, भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में किया गया है। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे कि जो मैंने आपको पहले लिखाया था एस, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर, तो ये हो गया होगा कंप्लीट। पहला एस से स्टेट और दूसरे एस से सैलरी है। क्लियर। अब आ जाते हैं और ओ आर, ये कोड था आपके पास, यहाँ 3 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। भारतीय संविधान की अनुसूचियां मैं बता रहा हूं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये ओ लिखे हैं, देखो ध्यान रखना, ये तीसरी अनुसूची है बच्चा, और तीसरी अनुसूची से ओ का मतलब यहाँ पर क्या है, ओ का मीनिंग हो रहा है ओथ, और ओथ का मतलब होता है शपथ। ठीक है, आप लोग बचपन में भी शपथ लिए होंगे, है कि नहीं, कसम खाए होंगे, माँ कसम, बाप कसम, पिताजी का कसम, बहन कसम, बहुत सारे कसम लोग खा लेते हैं और आराम से झूठ बोल लेते हैं। नेता लोग भी गीता की कसम, है ना, और जो ईसाई भाई हैं वो बाइबल की कसम खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओथ की मैं बात कर रहा हूँ, कसम की जो बात कर रहा हूँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हाई लेवल का पोस्ट होता है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के जस्टिस, गवर्नर, पीएम, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और यहाँ तक कि सीएम, इन सबों को शपथ कौन दिलाएगा, याद रखिएगा, इनको शपथ, इनको कसम कौन खिलवाएगा, इनको शपथ कौन दिलवाएगा, उसकी व्याख्या भारत के संविधान में किया गया है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं करता। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि किनके किनके शपथ की व्याख्या भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है, तो याद रखिएगा, एक तो आप देखे होंगे राष्ट्रपति, तो संविधान में लिख दिया गया है, भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाएगा, तो हमारे देश का सीजीआई दिलाएंगे। सीजीआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। ये बात हमारे संविधान के तीसरी अनुसूची में लिखी हुई है। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। अगर बात करें उपराष्ट्रपति का, तो कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को शपथ, तो जब बात हो उपराष्ट्रपति का तो यहाँ लिख देंगे राष्ट्रपति जी। कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति जी। और अगर बात हो जाए किसका, पीएम का, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो निश्चित रूप से कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगर बात किया जाए सीजीआई का, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको कौन शपथ दिलाता है, तो देश के राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है कि कौन किसको शपथ दिलाएगा, ठीक है, उसके पद का। इसके अलावे अगर मैं 5वें की बात करूं, तो हमारे राज्य में जो सीएम होते हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, और इनको शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए कि राज्यपाल को कौन शपथ दिलाते हैं, राज्यपाल को, तो याद रखिएगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के कौन, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। मेरे ख्याल से ये मेरी बात समझ में आपको आ गया होगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये जो लिखा हुआ है ये आपके भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, मैंने आपको क्या सिखाया कि भाई हमें भारतीय संविधान की अनुसूचियां याद करना है, तो मैंने बोला कि ये कोड याद कर लो, SSOR, SS और SC, जन सभा से बदला कौन सा नगर, पंचनगर, यही तो कोड दिए थे, पंचनगर। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, बदला के ऊपर 10, पंच के ऊपर 11, नगर के ऊपर 12, ये लिखे थे। चलिए ध्यान रखिएगा, स के नीचे मैंने 7 लिखा है, भा के नीचे 8, से के नीचे 9 और बदला के नीचे 10। अभी मैं एक एक करके करूंगा, अगर अक्षर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको डिस्क्राइब तो करना ही है। अब आ जाते हैं, एस फॉर क्या था, आपको अभी मैंने सिखाया, एस फॉर स्टेट, दूसरा एस फॉर सैलरी,
ओ फॉर ओथ, शपथ, कौन किसको शपथ दिलाता है, इसकी व्याख्या। लेकिन सवाल है ये 4 का, और चौथी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, तो मैंने यहां इंडिकेट किया है आर से, और आर का मतलब है राज्य सभा। ठीक है, कौन सी सभा, राज्यसभा। उम्मीद करते हैं आप लोग राज्यसभा जानते होंगे कि राज्यसभा क्या होता है, ठीक है ना, उच्च सदन। राज्यसभा में सीटों प्रत्येक राज्य के लिए, याद रखिएगा, ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, आवंटन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, आवंटन मतलब ये हुआ कि जो राज्यसभा है, आप जानते हो कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है बच्चा, 250 है। कितना है, 250। प्रेजेंट टाइम में कितना है, तो 245। क्लियर, इतना तो पता ही है। और इसमें आपको भी पता होगा कि जो 12 इसमें सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं वो देश के राष्ट्रपति जी नॉमिनेट करते हैं, मतलब 233। लेकिन ये 233 मेंबर, 233 मेंबर जो हैं वो कहाँ से आते हैं, तो ये ना राज्य से आते हैं, और वहाँ के विधानसभा के सदस्य जो एमएलए होते हैं वही चुनकर राज्यसभा में आते हैं। क्लियर। अब सवाल ध्यान से समझिएगा कि प्रत्येक राज्य के लिए सीट अलग अलग होगा, वहाँ की जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है। आप देखिएगा कि राज्यसभा में सीटों की संख्या हरियाणा में कुछ और है, उत्तर प्रदेश में कुछ और है, बिहार में कुछ और है। इसका मेन कारण है पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो इसका अर्थ ये हुआ कि किस राज्य को कितने सीट दिए जाएंगे राज्यसभा का, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का। और ये भी आपको पता होगा कि राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं वो राज्य के विधानसभा, जिस विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जिसको एमएलए कहते हैं, उसी में से चुनकर यहाँ पर आते हैं। हम लोग जब राज्यसभा को एक्सप्लेन करेंगे तो डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा चौथी अनुसूची में क्या लिखा हुआ, 4th शेड्यूल हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट पर स्टेट इन राज्यसभा। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के लिए कितने सीट होंगे, इसकी व्याख्या हमें चौथी अनुसूची में की गई है। क्लियर यहां तक। चलिए आते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर था भाई SSOR, SS और, यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट। ये एक शेड्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। मेरे साथ बने रहिए, आप आराम से सीख जाइएगा। ऐसा कोई बहुत ही खतरनाक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे से समझ पाएं। ह्यूमन ले, आप बोल चाल की भाषा में उसको समझते या नहीं समझ। पॉलिटिक ये खास बात होती है, ध्यान रखिएगा। SS और SC है ना, SS और SC मैंने लिखा था, और SC को यहाँ पर भाई क्या कर देंगे, 5, 5वीं अनुसूची। अब आते हैं 5वीं अनुसूची, मैंने लिखा SC, और यहाँ पर SC का मतलब है बच्चा शेड्यूल कास्ट। कौन सा कास्ट, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल कास्ट। और एक होता है शेड्यूल ट्राइबल, शेड्यूल ट्राइबल होता है एक होता है शेड्यूल ट्राइबल। समझ रहे हैं बात को। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल की जब हम बात करते हैं, अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति एक पॉइंट हो जाता है आपका, और एक है आपके पास अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए मतलब स्पेशल प्रोविजन ऑफ SC एंड ST के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये विशेष प्रावधान क्या है, स्पेशल प्रोविजन क्या है, ये आपको याद रखिएगा। आज के समय में जब आप एग्जाम देते हैं तो SC के लिए, ST के लिए रिजर्वेशन के बारे में उल्लेख रहता है, राइट। तो ये हमारा भारत का जो संविधान है वो आपका 5वीं अनुसूची में उनके बारे में व्याख्या कर दिया गया है कि हमें किस हद तक इनको रिजर्वेशन देना है, और ये इनका पूरा जिम्मेदारी देश के राष्ट्रपति को दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा SC मैंने 5वीं अनुसूची का उल्लेख किया। भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची में क्या है, SC, ठीक है, SC ST यहाँ लिख दीजिएगा।
तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति वो हैं जो पहाड़ी इलाकों में आदिवासी वगैरह जो रहते हैं वो हो गए हैं। और आपको पता है प्रत्येक राज्य में शेड्यूल कास्ट जो होते हैं जिसको दलित कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, दलित कहते हैं, ठीक है। तो इस वर्ग के जो लोग हैं, इस वर्ग के जो हैं, इनको विशेष आरक्षण, विशेष रिजर्वेशन दिया गया है। और इसके पीछे कारण यह है कि आज़ादी के पहले इनका शोषण हुआ था और उनको लगता है कि जो जख्म दिए गए हैं उनकी भरपाई कैसे की जाए, उनको मलहम कैसे लगाया जाए, और इस तरह से एक प्रकार के ट्रीटमेंट का काम करता है, ठीक है। देखना यह है कि ये कब समाप्त होता है, ये तो हमारे देश की अपना एक अलग ही रीति रिवाज है और ये भारत सरकार का एक अपना शेड्यूल है कि भाई कैसे इसको किया जाए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि रिजर्वेशन वाला कहीं पर उल्लेख है तो भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए एसएस और एससी 1 2 3 4 5 यहां तक कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे का। एससी के बाद क्या यहां पर लिख देंगे, एसटी। क्या लिख देंगे यहां पर, एसटी। एसएस, अच्छा एसटी तो मैंने कंप्लीट ही कर दिया। एसएस और एससी यहां लिखे थे जनसभा, जन लिखे थे और साथ में बच्चा क्या लिखे थे, सभा लिखे थे, राइट। तो देखो यहां जो मैं जन लिखा हूं इसको तो 6 लिखेंगे और जो यहां पर स लिखा हूं इसको तो 7 लिखेंगे और यहां जो लिखे हैं भाव इसको क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। क्लियर। अब आते हैं कि सर ये जो जन है उसके नीचे 6 क्या है, तो क्या इंफॉर्मेशन दिया, समझिए बात को। जन से हम लोग बोलेंगे जनजातीय समुदाय, यहां समुदाय ना बोल के बोलेंगे जनजातीय क्षेत्र, याद रखिएगा ट्राइबल एरिया। अब थोड़ा देखते हैं कि इसमें क्या मजा है ना, ठीक है। तो ये जो आपके 6 में क्या लिखा हुआ है, जन लिखा है और इस जन के बारे में मैं आपको बात करता हूं। जनजातीय क्षेत्रों में, ठीक है, जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के विशेष प्रावधान, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और याद रखिए आज के समय में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये याद रखिए जनजातीय क्षेत्र कहते किसको है ना। ये ट्राइबल एरिया क्या है, ऐसा क्षेत्र जो खास करके शेड्यूल ट्राइबल से भरा हो, पहाड़ी इलाका हो, फॉरेस्ट इलाका हो, जंगलों वाला इलाका हो और वहाँ मानव समाज गुजर बसर कर रहा है। तो कहा गया कि इन्हें हम लोग को मुख्य धारा से, समाज के मुख्य धारा से जुड़ने में टाइम लगेगा। तो इनके यदि कल्चर को बचाना है, इनके संस्कृति को यदि बचाना है, इनको लगता है कि हम अगर समाज के मुख्य धारा में मिल जाते हैं तो इनकी संस्कृति को ठेस पहुंचेगा, आघात पहुंचेगा। इसलिए ये कहा गया कि हमारे देश का जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें प्रशासन के विशेष प्रावधान है, मतलब कि वहाँ पर कुछ भी नियम राष्ट्रपति के बिना अनुमति के नहीं हो सकता है, एकदम सेफ जोन में है। और भारत में जो जिन क्षेत्रों को रखा गया है तो उसको याद रखिएगा, मणिपुर, ठीक है, सॉरी मिजोरम, असम, मेघालय, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, याद रखिएगा। ये जो क्षेत्र हैं मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों को खास करके आपको किस में रखा गया है, जनजातीय क्षेत्र में रखा गया है। किस क्षेत्र में रखा गया है, जनजातीय क्षेत्र में रखा गया है। तो यहाँ का क्या मतलब है, तो यहाँ पर आपको जमीन उमीन लेने की अनुमति नहीं है, यहाँ के लोग ही अपना गुजर बसर करेंगे। ऐसा इनको लगता है कि अगर बाहरी लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के कल्चर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो आपका 6 है वो जनजातीय क्षेत्र त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम के बारे में चर्चा किया गया है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या, 6 तो कंप्लीट हो गया। अब देखो मिलाओ कोड को, एसएस और एससी जन सभा यहां तक आते हैं। मैंने आपको यहां से लेकर यहां तक करवा दिया, राइट। एस का मतलब क्या था, तो एस का मतलब स्टेट था। दूसरे एस से क्या था, तो दूसरे एस से सैलरी था। ओ का मतलब क्या था, तो ओ था भारत में जो बड़े बड़े पद हैं उसको कौन शपथ दिलाता है। आर का मतलब क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट है,
मतलब कि जो राज्यसभा में 245 वर्तमान में जो सीट हैं वो प्रत्येक राज्य में कितने सीट होंगे उसकी व्याख्या आपकी चौथी अनुसूची में दी गई है। और ये पांचवी अनुसूची क्या कहता है, तो सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइबल के लिए विशेष प्रावधान करता है। और ये जन क्या कहता है, छठी अनुसूची क्या कहता है, जो जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है, ट्राइबल एरिया है, उसका कैसे विकास किया जाए, उसमें स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। नंबर आता है स और भा का। यहां पर स का मतलब है बच्चा शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में ताकत दे दिया जाए तो वो त्राहिमाम कर देगा, राइट। जैसा रावण का आ गया तो देख रहे थे ना, बवाल कर दिया। वैसे ही हमारे देश में किसी एक शासक के पास नहीं हो, ताकत को बांट दिया जाए। तो हमारे देश के संविधान में कहा गया कि हम शक्तियों को बांटेंगे, कुछ पावर तो देंगे हम केंद्र सरकार को, ध्यान रखिएगा, कुछ पावर देंगे हम केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार, और कुछ पावर देंगे हम राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। आप जानते होंगे अब पुलिस का बहाली निकालना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला थोड़ी करेगा भैया, राज्य सरकार वाला करेगा, समझ रहे हैं बात को। और अगर बात किया जाए तो कुछ पावर दिया गया है लोकल गवर्नमेंट को, या लोकल गवर्नमेंट ना बोल के इसे हम समवर्ती सूची बोलते हैं बच्चा, ठीक है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची बोलेंगे। यहां पर याद रखिएगा जो राज्य सरकार को पावर दिया गया है उसको हम राज्य सूची का विषय बोलेंगे, स्टेट लिस्ट बोलते हैं, राज्य सूची। और यहां जो लिखा हुआ केंद्र सरकार, इसे हम लोग बोलते हैं संघ सूची, संघ सूची, यूनियन लिस्ट बोलते हैं। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्क्यूरेंट लिस्ट बोला जाता है, इसे कॉन्क्यूरेंट लिस्ट बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची में कुछ पावर केंद्र सरकार के पास है और कुछ पावर राज्य सरकार के पास है। अब यहां मुद्दा ये कि सर ये है क्या, ध्यान से समझिएगा। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100 सब्जेक्ट हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो विषय है, ये जो मुद्दा है, इस पे सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार एक्शन ले सकता है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि रक्षा, डिफेंस के मामला में, तो डिफेंस के मामला में कितना फाइटर प्लेन लिया जाएगा, कितनी सेना रखा जाएगा, कितने परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, कितने क्या होगा, कि इसमें बजट कितना आएगा, तो ये राज्य सरकार के पावर नहीं है, ये स्टेट नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेगा। तो ऐसा विषय जिस पे एक्शन केंद्र सरकार ले उसे हम यूनियन लिस्ट कहेंगे। ऐसा विषय जिसके ऊपर एक्शन स्टेट गवर्नमेंट ले, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भूमि वाला मामला, भूमि जमीन का मामला, आप देखे होंगे आपके राज्य में जमीन का मामला का बंटवारा वटवारा जो भी होता है वो राज्य में आपका ब्लॉक बने होंगे, है ना, वहां पर आप सीओ से मिल सकते हैं। तो ये आपका किसका मामला हो गया, आपका स्टेट का मामला हो गया। क्लियर है यहाँ तक? उसके अलावा स्टेट के मामले में और भी बहुत सारे चीज़ें आते हैं। जैसे स्टेट के मामले में वहाँ का प्रशासन, वहाँ का माप तोल। तो प्रशासन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे पुलिस, तो पुलिस जैसे मैंने बोला पुलिस प्रशासन, तो ये मामला जैसे बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, तो अपने स्टेट का पुलिस हो गया। तो इस पे एक्शन कौन लेगा, वहाँ के राज्य सरकार लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर दोनों मिलकर एक्शन लेंगे, जिसको बोलते हैं शिक्षा, एजुकेशन में आ जाता है, ठीक है, एजुकेशन। अब कहें ऐसा क्यों? अरे भैया एक सीबीएसई बोर्ड होगा और एक आपका स्टेट बोर्ड होगा, उसमें भी पढ़ाया जाता है सीबीएसई में। सीबीएसई वाला काम कौन कर रहा है, तो केंद्र सरकार कर रही है, और आपका स्टेट बोर्ड वाला आपके राज्य कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये होता है आपके शक्तियों का बंटवारा। और ये किस अनुसूची में है, तो ये 7वीं अनुसूची में है, ध्यान रखिएगा। 7वीं अनुसूची में स से शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, स से शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इसे कहते हैं। मतलब कि जो हमारे देश की सरकार के पास जो शक्ति है वो एक के पास नहीं है, बल्कि उसे अलग अलग बांट दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब नंबर आता है भाई, एसएस तो कंप्लीट हो गया, ओआर और भी कंप्लीट हो गया, एसएस और एससी भी कंप्लीट हो गया, एसएस और एससी जन सभा। और मैंने आपको भा के नीचे क्या लिखा था, 8 लिखा था। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8। भा से क्या लिखेंगे बच्चा, 8 है तो भा से लिखेंगे भाषा। और आप जानते हैं किसी भी राज्य, किसी भी देश के विकास के लिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भाषा, ठीक है। मतलब किस भाषा में आपको पढ़ाई लिखाई करना है, किस भाषा में आपका विकास हो सकता है। तो ये जो भाषा है, संविधान में बोला गया कि कुछ भाषाओं को हम संवैधानिक दर्जा देंगे।
तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अब तक संवैधानिक दर्जा है, तो आज तक जो दर्जा मिला वो कितने को मिला है, 22। कितने को मिला है, 22 को, ठीक है। तो 22 तो एक नहीं था, प्रारंभ में 14 भाषा था, फिर एक भाषा था, फिर 3 भाषा को जोड़ा गया और फिर 4 भाषा को जोड़ा गया। जोड़ लेते हैं, 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 और 4 क्या 22। तो ये 14 तो शुरू में ही थे, लेकिन एक भाषा जो पहली बार जोड़ा गया इसे सिंधी कहते हैं, ठीक है। कौन सी भाषा बोलेंगे इसको, सिंधी भाषा बोलेंगे। ध्यान रखिएगा 67 संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 67 संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 67 संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 67 61वां होगा, 61 संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, और सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ओके। और बात किया जाए 3 में, ये जो 3 भाषा वो कौन कौन सा है, तो मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी इस भाषाओं को दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ये तो आपके पास 61 वाला था, लेकिन ये आपका पास कितना 71वां संविधान संशोधन हुआ, 71 संविधान संशोधन हुआ, याद रखिएगा 71 संविधान संशोधन हुआ, 1992 में ये हुआ संशोधन, और 3 भाषाओं को मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को भारतीय संविधान का दर्जा दिया गया, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले, ये जो 4 भाषा है, बोडो, ध्यान रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, आप जानते हो मैथिली, और संथाली। इसका मतलब है कि इस भाषा में, याद रखिएगा, इस भाषा में आप परीक्षा दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं। आज के समय में देखिएगा जो सीटेट एग्जाम होता है, अभी हाल ही फिलहाल एनटीए के द्वारा मैथिली को उसमें जोड़ दिया गया। किसको, मैथिली को। वैसे अगर देखा जाए तो बिहार के आपके पास जो खास करके उत्तरी बिहार है, उसमें आपको मैथिली का बहुत प्रचलन है। भागलपुर एरिया से लेके आप कटिहार तक चले जाइए, मधुबनी तक चले जाइए, आपको मैथिली मिल जाएगा। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इसमें हुआ बच्चा 92 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन हुआ। और ये संशोधन जब हुआ, 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, याद रखिएगा 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ, 2002 में ही वो लगभग हुआ था, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 2002 और 2003 के बीच इसका मतलब ये रहा, और 4 में इसको अप्लाई किया गया। लेकिन 92 संविधान संशोधन इसमें इंपॉर्टेंट है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और इस तरह से हमारे 8वीं अनुसूची में भाषा का व्याख्या किया गया है। कितने भाषाओं को संवैधानिक दर्जा है, 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आइए। तो मैंने लिखा एस, एस और, है ना, उसके बाद क्या लिखा, एससी, जन सभा से बदला पंच नगर। अब इसको अंतिम रूप हम लोग देने जा रहे हैं। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ कितना 12, ठीक है, यहाँ 12 था। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, से 8 तक तो कंप्लीट था। अब आते हैं से, ये बड़ा थोड़ा समझने की जरूरत है। हमारे देश के संविधान में प्रारंभ में 8 ही अनुसूचियां था। ध्यान रखिएगा, जब संविधान बना, ठीक है, और बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। लोगों ने हस्ताक्षर किया कि आज के बाद हम संविधान को मानते हैं और यही हमारे लिए दस्तावेज रहेगा, और इसी के सहारे देश को चलाया गया। लेकिन उस समय आंशिक रूप से लागू हुआ, और कुछ कमियां था जिसको पूर्ति हम लोग 26 जनवरी को कर लिए। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होता है, और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में इसे लागू कर दिया जाता है, राइट। तो उस संविधान में प्रारंभ में कितने थे, 8 था। लेकिन यहाँ पर 9वीं अनुसूची की जरूरत पड़ी, तो 9th शेड्यूल में क्या है भाई, तो मैंने क्या लिखा, से। देखो मैं समझने के लिए से लिखा, से का मतलब यहाँ पर बस इस संपत्ति लिख देंगे। अब प्रॉपर्टी संपत्ति क्या होता है, संपत्ति अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। सोना आपके पास है तो संपत्ति है, रुपया पैसा बैंक वाला तो संपत्ति है। लेकिन किसी के पास जमीन है, भूमि है, तो भी संपत्ति होगा। तो मैंने यहाँ पर संपत्ति ना भूमि से रिलेट करने के लिए लिखा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ संपत्ति का मतलब भूमि। और हमारा देश जब आजाद हुआ ना, तो
तो भाई एक एक जमींदार के पास 500 बीघा 100 बीघा जमीन था। और हमारे देश के संविधान कहता है कि हमारा देश समाजवादी परंपरा को अपनाएगा। समाजवादी का अर्थ जो होता है, ध्यान रखिएगा, समाजवादी, समाजवादी किसको कहते हैं? तो ऐसा नहीं कि जो समाज के लिए काम करे, तो आप गलत हो जाएंगे। समाजवादी का जो गहराई है, सोशलिस्ट जिसे कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि भारत के भूमि पर या भारत देश में जो संसाधन मौजूद हैं, रिसोर्सेज जो हैं, समझ रहे हैं, भारत के जमीन पर जो संसाधन है, यहाँ के रहने वाले जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनके बीच बराबर रूप से बांटा जाएगा। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो पता चला कि एक आदमी के पास 100 बीघा और एक के पास एक धूर भी नहीं जमीन है, एक कट्ठा भी जमीन नहीं है, समझ रहे हैं बात को, एक नोक तक जमीन है ही नहीं उसके पास। इसका मतलब जो है डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। तो इस तरह से 9वीं अनुसूची में क्या किया गया, बहुत ही संशोधन कर दिया गया, और उसको हम लोग 52 संविधान संशोधन कहते हैं। और इसमें कहा गया कि भूमि सुधार, है ना, भूमि सुधार कानून, याद रखिएगा, भूमि सुधार कानून, भूमि सुधार कानून इसमें लाया गया और जमींदारी प्रथा को हटा दिया गया। याद रखिएगा, जमींदारी प्रथा, जो लैंड होल्डर्स जो आपका परंपरा चल रहा था, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन बोल सकते हैं, उन्मूलन, इवोल्यूशन किया गया, मूल्यांकन किया गया, उन्मूलन किया गया। इसका सीधा मतलब होता है कि जमींदारी प्रथा जो है हमारे देश से हटा दिया गया और जमीन के संदर्भ में जमीन को लिए एक नई कानून लेकर आया, और वो था आपका 9वीं अनुसूची। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके हम लोग 52 संशोधन नहीं करेंगे, क्षमा चाहते हैं, सॉरी उसके लिए, ठीक है, इसको अलग से फिर कर लेते हैं, ठीक है। 9वीं संविधान ये 9वां जो अनुसूची है इसमें भूमि से संबंधित है, ठीक है। और ये पहली बार ही ये हुआ था, ये याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम, पहला संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो 10वां, अब आता है आपके पास 52 वाला संशोधन, ठीक है। ये वाला आपके पास इंपॉर्टेंट है, एस और लिखें, एस से जन सभा। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, जन सभा से बदला पंचनगर। मेरे ख्याल से अब ये कोड याद हो गया होगा। कैसे भाई? देखो, एस का मतलब 1, एस का मतलब 2, ओ का मतलब 3, आर का मतलब 4, एससी का मतलब 5, जन का मतलब 6, स का मतलब 7, भा का मतलब 8, से का मतलब 9, बदला का मतलब 10 और पंच का मतलब 11 और नगर का मतलब 12। अब हम लोग इसी को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फाइनल करते हैं। पहला एस से क्या था? स्टेट, पहली अनुसूची स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा एस से सैलरी, भारत के उच्च पद वालों का वेतन का, भत्ते का, पेंशन का जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के दूसरी अनुसूची में सेकेंड शेड्यूल में मेंशन किया गया है। और तीसरा जो है भारतीय संविधान में ओथ, शपथ की व्याख्या की गई है। आर का मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन, कि प्रत्येक राज्य में कितने सीट दिए जाएंगे, बाकी आप जानते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं बदला से, ठीक है। और आप जानते होंगे कि जो ये हरियाणा आपका है, हरियाणा में एक व्यक्ति थे गया राम, क्या नाम था उनका? गया राम। अब ये गया राम की बड़ी खास बात था कि जिस पार्टी में जाते थे कुछ दिन रहते थे और पार्टी बदल देते थे, कुछ दिन रहते थे और पार्टी बदल देते थे। अपने जीवन में 13 से भी ज्यादा टाइम इन्होंने पार्टी बदला। और इससे क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें हलचल मच गया कि यार ये तो बिना पेंदे का लोटे है। नाम था उनका गया राम। हमारे देश में एक स्लोगन चला, आया राम गया राम, आया राम और गया राम, ये गया राम यही थे, ठीक है। अब सवाल ये था कि ऐसे पॉलिटिकल लीडर को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि इस परंपरा को आज के समय में, है ना, जो चड्डा साहब हैं वो आपको देख रहे हो कि इस पार्टी से इस पार्टी तक अपना मतलब परंपरा को निभा रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है, क्या हमारा कानून देश का कमजोर बना? इसको देखकर तो यही लगता है कि जैसे कि राघव चड्डा जब आम आदमी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं और वो चले गए किसमें? बीजेपी में, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ रहे होंगे कि इसका मतलब है कानून तो लाया गया जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ कह सकते हैं, दल बदल प्रतिषेध या दल बदल निषेध अधिनियम लाया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ शर्तें ऐसी थी कि इसी का फायदा कुछ लोग उठा लेते हैं, है ना। इसका मतलब है, मेरा अपना तो अनुभव यही कहता है या एक्सपीरियंस ये बोलता है कि इस कानून को और सख्ती से होना चाहिए,
और सख्त होना चाहिए कि एक बार जिसको आप कसम खा लिए, जिस पॉलिटिकल पार्टी का, आपको उसी का साथ निभाना है। ठीक वैसे ही जैसे जिस माँ के गर्भ से आप जन्म लिए हैं और हमेशा आप उन्हीं को माता, आप उनको दर्जा देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इतना ही आपको देशभक्ति भी करना है, क्योंकि आप उस देश से जुड़े हैं जिस देश का आप अनाज खाते हैं, और उस देश के अनाज के लिए आप फ्लेक्सिबल बनिए, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एथिक्स जनता के आप यदि मतलब कह सकते हैं कि एक बार धोखे में रख के करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं जनता आपको माफ नहीं करेगी। ठीक है, चलो तो बात करते हैं अब उनके साथ जो भी रहा होगा वो अपना पॉलिटिकल स्टैंड है, और ये इसमें हमारा भी गलती नहीं है, नहीं संविधान का गलती है और नहीं उन बदलने वाला का गलती है। गलती अगर है तो निश्चित रूप से इस कानून का, कि कानून बनाने के बावजूद भी क्या हो गया, ये इस तरह का मतलब 2 नंबर का काम है ना, इसको मिसयूज किया जा रहा है। तो है क्या, ये देखते हैं। 10वीं अनुसूची में लिखा हुआ है दल बदल कानून, बदला से यहां लिखेंगे बच्चा दल बदल कानून, लेकिन ये प्रतिषेध है, मना करने वाला, रोकने वाला। दल बदल निषेध बोल सकते हैं, निषेध, एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं इसको, दल बदल अधिनियम। और ये जो आपके पास आया राजीव गांधी की सरकार में आया था, ध्यान रखिएगा, किसके सरकार में, राजीव गांधी की सरकार में। और इसी में 52 अमेंडमेंट हुआ था, मैंने वहां पर गलत बोल दिया था, 52वां संविधान संशोधन 1985। इस समय हमारे देश में दल बदल कानून आया और इसके लिए एक अलग से अनुसूची बनाई गई, 10वीं अनुसूची, जिसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको याद रखिए। अब अंतिम बिंदु पे आते हैं 11 और 12 पे। हमारे देश में विकास तो बहुत हो रहा था, लेकिन गांव का विकास नहीं हो रहा था, और गांव के लोगों को ताकत भी नहीं पता चल रहा था कि हमारे पास है क्या। हम लोग तो बस ऐसे ही अनाज उपजाते हैं और सरकार को दे देते हैं। तो ऐसे में खास करके स्थानीय स्तर को बढ़ावा देने के, लोकल पॉलिटिकल को बढ़ावा देने के लिए, कह सकते हैं स्थानीय स्तर को विकेंद्रीकृत करने के लिए, सेंट्रलाइज करने के लिए हमारे देश में जरूरत पड़ा पंचायत का, और पंचायत को भी संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इसके लिए संविधान संशोधन हुआ। और ये कह सकते हैं कि जो 11वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची, इसमें लिखा हुआ भाई पंचायत, यहाँ लिखे थे पंचनगर, तो लिख देंगे पंचायत। और ये जो पंचायत है वो 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें विषय की संख्या कितना है, 29। इसका क्या मतलब कि पंचायत जो है ना वो 29 सब्जेक्ट पे काम करती है। गांव के लिए सड़क बनवाना, स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था कराना, प्राथमिक विद्यालय करना, इस तरह का काम होते हैं, उसी को यहाँ विषय कहेंगे। ठीक है, और पंचायत किस संविधान संशोधन से बचा, तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, ध्यान रखिएगा। और इस तरह से पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं 12वीं अनुसूची का, तो शहर का कैसे विकास किया जाए, शहर में भी स्ट्रीट लाइट चाहिए, पार्क चाहिए, विद्यालय चाहिए, सड़क चाहिए, तो इसके लिए एमसीडी, जिसको नगर निगम कहते हैं, इसे भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो वहां मैंने लिखा है नगर, 12वीं अनुसूची में नगर, तो नगर से क्या हो जाएगा, नगर पालिका। ठीक है, एमसीडी, और नगर पालिका में याद रखिएगा जो विषय की संख्या है, सब्जेक्ट है, 18 है। और ये 74वां संविधान संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, पेपर में पूछ दिया जाता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में किसे संवैधानिक दर्जा मिला, पंचायत को मिला, किस अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। तो यहाँ पर आपका भारतीय संविधान की अनुसूचियां समाप्त हो जाता है। एक बार मैं इसको बता देता हूँ। पहला एस से क्या है बच्चा, स्टेट, दूसरा एस से सैलरी, ओ से ओथ, आर से राज्यसभा में सीटों का आवंटन, उसके बाद मैंने लिखा एससी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल के लिए विशेष प्रोविजन दिया गया है, वो है अनुसूची 5। जन से जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, अनुसूची 6। और ये आपके पास है शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये अनुसूची है आपका कितना, 7। और भाषा क्या है, लैंग्वेज, भाषा, ये अनुसूची है आपका कितना, 8। और शेष यहाँ पर जो मैंने लिखा है संपत्ति भूमि सुधार कानून लाए गए, जमींदारी प्रथा को हटा दिया गया, ये आपका 9वीं अनुसूची में रहा। और बदला से दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। ठीक है, ये 10वीं अनुसूची। और आपका 11वीं में पंचायत
और 12वीं में नगर पालिका। तो उम्मीद करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची आपको समझ में आ जाएगा, इसे बार बार देखें, समझे, अब किताब अगर आप पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।